हेलो दोस्तों। पार्ट नंबर 2 बैंकिंग में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 में हमने पॉइंट नंबर 3 तक पढ़ लिया था। ठीक है, साथ ही यहाँ पे जहाँ तक ध्यान है सिर्फ फंक्शन और जो क्रेडिट की रेशन है वही आ रहा है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, जो आपका वो गुणात्मक और मात्रात्मक उपकरण थे ना वो नहीं आ रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि पिछली बार भी जो कट हुआ था सिलेबस, इस बार भी उतना तो कटा हुआ है। ठीक है ना, तो जहां तक है वो मात्रात्मक गुणात्मक नहीं आ रहे हैं। और फिर भी अगर आप एक बार चेक कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके टीचर कह रहे हैं कि नहीं करना है तो मैं करवा दूंगा, बट वैसे सीबीएसई में नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने बोला कि जो पिछली बार 30% कोर्स कटा था इस बार भी वो एज इट इज कटा हुआ है। तो पिछली बार भी नहीं आया था, इस बार भी नहीं आएगा, बट पिछली बार उन्होंने धोखा कर दिया था। धोखा ये था कि यहां से कट कर दिया था, वो उपकरण वाला मात्रात्मक गुणात्मक यहां से कट कर दिया था, और चैप्टर में भी बिल्कुल सेम पॉइंट्स है तो वहां कवर कर दिया था। तो बात तो वही होगी ना, पढ़ना तो पड़ेगा पूरी बुक के अंदर जैसे तैसे करके। ठीक है ना, बट इस बार क्या है, जहां हमें वो पढ़ना है वो सेकंड टर्म में है, यानी टर्म 2 जो है हमारा उसके अंदर फॉल कर रहा है, तो वहां पे हम देखेंगे उस चीज को दोबारा। ठीक है ना, बट यहाँ पे वहां पे ही देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी टर्म 1 में सिर्फ इतना ही सिलेबस आ रहा है, तो अब इसमें सिर्फ जितना आ रहा है उतना ही पढ़ेंगे। और जो वो पोर्शन था जो कि मैं पढ़ा ही रहा था, पिछली बार भी मैंने उसको पढ़ाया था टर्म 1 में ही, मतलब पहले वाले में पढ़ा देते, क्योंकि हमें तो पूरा कोर्स पढ़ना था उस टाइम पे। ठीक है ना, तो यहाँ पढ़ो वहां पढ़ो बात एक ही थी, बट इस बार यहाँ पे नहीं आ रहा तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा टर्म 2 में उस चीज को पढ़ेंगे जो कि मात्रात्मक गुणात्मक की बात कर रहा है। क्लियर। तो अभी बात करते हैं अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता में ये बोला हुआ केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है आगे, क्योंकि जब किसी वाणिज्यिक बैंकों को, यानी जो व्यापारिक बैंक होते हैं ना, उनको कभी भी कहीं से भी ऋण नहीं मिल रहा, मान लो उनको कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं हो रहा, तो केंद्रीय बैंक के पास आ सकते हैं, और केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में उन्हें उचित प्रतिभूतियों पर, या प्रतिभूतियों मतलब सिक्योरिटी, यानी उचित सिक्योरिटी के अनुसार क्या दे देगा, ऋण दे देगा, यानी उनसे सिक्योरिटी लेगा और उनको ऋण देगा। देखो फ्री में नहीं देगा, मैंने आपको बार बार बोला है। ठीक है ना, तो अगर केंद्रीय वो जो वाणिज्य बैंक है उनको कहीं से भी ऋण नहीं मिल रहा, तो वो किसके पास आ सकते हैं, केंद्रीय बैंक के पास आ सकते हैं और बोलेंगे कि हमें ऋण दीजिए। तो केंद्रीय बैंक बोलेगा ठीक है, अपनी सिक्योरिटी जमा करवाइए, और जो उचित सिक्योरिटी जो उनको लगेगी उसके बेस पे वो क्या दे देगा, उसको ऋण दे देगा। क्लियर। उसके अलावा साथ ही दिवालियापन, यानी जो इंस्टॉलमेंट वाली कंडीशन होती है, इंस्टॉल ऐसी कंडीशन जिसमें बंदे के पास कुछ नहीं होता, उसका सब सब कुछ प्रॉपर्टी सब निकल चुकी होती है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता। जैसे शिवाजी द बॉस मूवी देखी ना, तो एक टाइम ऐसा आता है जब उसके पास सब कुछ छिन जाता है उससे, तो वो दिवालियापन की कंडीशन कहलाती है, जिसमें वो कुछ नहीं होता। ठीक है, घर बार एंड ऑल सारी प्रॉपर्टी सब सीज हो जाती है, सब चले जाती है हाथ से। तो दिवालियापन की रक्षा के लिए, साथ ही दिवालियापन की रक्षा के लिए केंद्रीय बैंक गारंटी कर्ता के रूप में भी क्या करता है, खड़ा रहता है, कि अगर दिवालियापन जैसी स्थिति हुई बैंकों की तो कौन खड़ा है पीछे, उनके पापा जी खड़े हैं, पापा जी के नाम केंद्रीय बैंक खड़े हैं, किसके पीछे, वाणिज्य बैंकों के पीछे। क्लियर। तो गारंटी कर्ता के रूप में कौन खड़ा रहता है, आपका आपका केंद्रीय बैंक। चलो, विदेशी विनिमय का संरक्षक, तो उसने बोला केंद्रीय बैंक देश के विदेशी कोषों का भी संरक्षित करता है, यानी जो विदेशी जो पैसा आता है ना उसका भी भंडार रखता है मेंटेन करके। ठीक है ना, यानी केंद्रीय बैंक विदेशी जो मुद्रा होती है उसके कोष को क्या करता है, संचित, संचित मतलब जमा करके रखता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या दिया, बढ़ावा दिया जा सके, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, यानी आयात निर्यात जो हम करते हैं ना दूसरे देशों के साथ, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी तरह की ट्रांजेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसको बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही विनिमय दर में, यानी जो एक्सचेंज रेट होता है उसकी स्थिरता को बनाए रखा जा सके, क्योंकि स्थिरता बनानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती तो रिस्क भी ज्यादा होता है और हो सके तो बेनिफिट भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना, तो वो जो फ्लक्चुएशंस होती है ना उसको मेंटेन करने के लिए, उसको स्थिर यानी उसमें स्थिरता लाने के लिए भी क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा कोष को संरक्षित करके रखा जाता है, क्योंकि ये विदेशी व्यापार में काम आता है, यानी हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं ना तो वहां पे काम आता है। तो हमें जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे, मान लो किसी कंट्री का नाम ले लेते हैं, सपोज करो आप अमेरिका के साथ कर रहे हो, तो उनके यहाँ की करेंसी आपके पास होनी चाहिए ना डील करने के लिए। बात समझ में आ गया, इसलिए हमें विदेशी कोष का भी करना पड़ता है, संरक्षण करना पड़ता है, यही इसका कार्य है। क्लियर। उसके अलावा साख का नियंत्रण, साख मतलब होता है आपका कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट कंट्रोल की फैसिलिटी भी दे रहा है। किसकी दे रहा है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बोलो या क्रेडिट कंट्रोल की सुविधा कौन दे रहा है, आपका केंद्रीय बैंक दे रहा है, ये इसका एक कार्य और हो गया। ठीक है, इसमें क्या बोला, केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या, अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी में साख की पूर्ति को नियंत्रित करना है, यानी मनी की सप्लाई को नियंत्रित करना है। क्लियर है, कि मनी सप्लाई ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये सब देखना पड़ता है। कौन देखता है, आपका केंद्रीय बैंक। ठीक है ना, अब ये मनी सप्लाई क्या होता है या फिर मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, मैंने ऑलरेडी मुद्रा वाले चैप्टर में आपको बताया था। ठीक है ना, कि जनता के पास समय के एक निश्चित बिंदु पर जो भी पैसा है उसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। क्लियर ना। चलो,
इससे अभिप्राय वाणिज्य बैंकों की साख सृजन संबंधी यानी साख सृजन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करके, वाणिज्य बैंकों की साख सृजन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करके मुद्रा पूर्ति को अधिक या कम करने से है। यानी साख सृजन मतलब क्या हुआ कि जो वाणिज्य बैंक है ना वो किस तरह से साख का निर्माण करते हैं, किस तरह से जो मनी है ना उसको क्या है बढ़ाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है आज के टाइम पे, ठीक है ना। और स्कूलों में भी टीचर सबसे ज्यादा यही पूछते रहते हैं कि बताओ कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, यानी मुद्रा का जो है किस तरह से निर्माण, मतलब एक तरह से क्या उसमें वृद्धि कैसे होती है, किस टाइप से होती है, क्वेश्चन में कराने वाला उसके बाद, ठीक है ना। तो वो कैसे होती है, तो ये इसने बोला है कि यहाँ पे जो इससे अभिप्राय वाणिज्य बैंक है, जो हमारे व्यापारी बैंक है, उनकी जो साख सृजन संबंधी क्रियाएं होती है ना उनको नियंत्रित करते हुए क्या करना, मुद्रा की पूर्ति को अधिक या कम करने से है, कि ज्यादा करना है या कम करना है। क्लियर। साथ ही इसके अनुसार मुद्रास्फीति या मुद्रा अवस्फीति, मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तु और सेवाओं के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, उसे कहते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है ना, इन्फ्लेशन वाली कंडीशन। और डिफ्लेशन तब होता है जब वस्तु और सेवाओं की जो प्राइसेस है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाते हैं, उसे कहते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। कि स्थितियों का सामना करने के लिए सरकार को मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना होता है। यानी इसके अनुसार क्या हो गया, अगर मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति की कंडीशन अगर आपकी इकोनॉमी में आ रही है, आपकी अर्थव्यवस्था में आई है, तो उसका सामना करने के लिए सरकार को मुद्रा की पूर्ति को भी क्या करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट जो कंट्रोल है ना बहुत जरूरी हो गया। मुद्रास्फीति अवस्फीति की कंडीशन है जब मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या मूल्य कम हो जाते हैं, उस स्थिति को अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ पे क्या है, साख का नियंत्रण करना जरूरी है। उसके अलावा साख की पूर्ति के लिए भी ये नियंत्रण बोला है। साख सृजन संबंधी क्रियाओं में मुद्रा की पूर्ति को अधिक करना कम करना वही है साख का नियंत्रण, एक तरह से पैसों पे नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है इस वाले कार्य के अंदर। क्लियर है। तो यहां तक हमने 3 पॉइंट और पढ़ लिया, बस अब एक पॉइंट और रह गया, उसको खत्म करते हैं, उसके बाद फिर हमारा मेन क्वेश्चन आ जाएगा एक और। तो आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से देखना। लास्ट पॉइंट आपका है समाशोधन ग्रह का कार्य। क्या है, समाशोधन ग्रह का कार्य। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, यह बैंकों को पारस्परिक लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। क्या है, पारस्परिक लेन देन की सुविधा प्रदान करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बैंकों द्वारा निर्मित परस्पर दायित्व का चेकों द्वारा, यानी चेक होते हैं ना, उसके द्वारा निपटारा करना या भुगतान करने से है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जिससे लेन देन कम से कम नकद मुद्रा का, लेन देन में कम से कम नकद मुद्रा का प्रयोग हो सके, यानी ये कोशिश रहती है। देखो क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता क्या है, यानी चेक को क्लियर करने की बात हुई है, और जब चेक को क्लियर करने की बात हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ पे कैश का यूज नहीं होता। जब कैश का यूज नहीं होगा तो अच्छी बात तो है, कैश यूज नहीं होगा तो जोखिम भी कम होगा, यानी रिस्क होगा ना वो भी कम हो जाता है। क्लियर है ना। क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या होता है कि आप चेक, अगर मान लो चेक में आपने अमाउंट डाला किसी को दिया, तो ऐसा थोड़ी ना करते, पहले चेक आप अपने बैंक में ले जाओगे, उसे फिर कह रहा है पैसे निकालोगे, फिर पैसा दूसरे बैंक में जाकर जमा करोगे, ऐसा थोड़ा ना, चेक ही जमा कर देते हैं बस। तो वो चेक की चेक फॉर्म में क्या अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। तो उसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जिसने क्या काफी अच्छा काम कर दिया, जिससे काम जल्दी भी हो जाता है और रिस्क भी क्या है इसमें कम रहता है। क्या रिस्क क्या रहता है, कम, और टाइम भी कम लगता है। तो उसने क्या बोला कि इससे लेन देन में कम से कम, जिससे लेन देन में कम से कम नकद मुद्रा का प्रयोग हो सके, और इससे बैंकों की जो कार्य क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, और यह धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले जोखिम को भी क्या करता है, कम करता है, यानी समाप्त करता है। जोखिम यानी रिस्क की बात कर रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आप कैश लेके जाते थे ना, अब वो पंगा यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये के है, RISK, रिस्क, ठीक है ना। तो जो जोखिम यानी जो रिस्क था, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाता है। तो बहुत बेसिक सा पॉइंट था, पर इसका नाम थोड़ा खतरनाक सा है, समाशोधन ग्रह का कार्य, से दिक्कत हो जाती है बच्चों को, ठीक है ना। तो आसान सा पॉइंट था, ये भी क्लियर हो गया आपका। चलो अब मेन पॉइंट पर बढ़ते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, यहां से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक है इसका बस। अब यह साख गुणक या मुद्रा गुणक क्या होता है, तो साख गुणक को इंग्लिश में क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं, मुद्रा के लिए मनी मल्टीप्लायर यूज होता है। ये क्या है, यह वाणिज्यिक बैंकों के अधिकतम साख को व्यक्त करता है, यानी ये बता रहा है कि वाणिज्य बैंकों के अधिकतम साख को, यानी पैसे को बता रहा है, जो वह अपने अतिरिक्त, यानी एडिशनल जो उसके पास पड़ा हुआ है, एडिशनल नकद कोषों से सृजित कर सकता है। सृजित मतलब क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। तो आगे लिखा है कैसे, मांग जमाओं के रूप में। किस रूप में, मांग जमाओं के रूप में क्या कर सकता है, इसे क्रिएट कर सकता है। चलो देखते हैं। तो ये वाणिज्य बैंकों के अधिकतम साख को बता रहा है, उस अधिकतम पैसे को बता रहा है जो वह अपने अतिरिक्त नगद कोषों से सृजित कर सकता है, यानी बना सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या जमा गुणक भी बोलते हैं, देखो नाम सारे लिखवा दिए मैंने, साख गुणक, मुद्रा गुणक, जमा गुणक।
तो जमा गुणक यानी इसको हम साख गुणक भी कहते हैं, मुद्रा गुणक भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 में LRR। बहुत सारे बुक में 1 में CRR भी होगा, ठीक है। तो CRR भी होता है इन केस अगर SLR आपके पास मौजूद नहीं है तो आप उसी का फॉर्मूला लगा देते हो, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो सुनिए पहले। जमा गुणक ऑब्लिक साख गुणक का फॉर्मूला होगा आपका 1 में LRR। LRR होता है वैधानिक आरक्षित अनुपात, यानी देखो जैसे CRR मैंने लिखा है, CRR होता है C मतलब कैश, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो मतलब नकद आरक्षित अनुपात या नकद संरक्षित अनुपात या कोष, ठीक है, आप बोल सकते हो नकद संरक्षित कोष। तो ऐसे नकद आरक्षित अनुपात हो गया, नकद संरक्षित अनुपात हो गया, ऐसी LRR होता है। L मतलब लीगल, तो लीगल रिजर्व रेशियो, इसका मतलब वैधानिक आरक्षित अनुपात या वैधानिक संरक्षित अनुपात। तो आप पूरा खुद से लिख लो, ठीक है ना। तो ये इसका नाम हो गया। तो हमें तो 1 में LRR बोला इसने, ये बोला ना ये वाला, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, क्लियर है। और ये ध्यान से देखिए LRR क्या होता है। तो LRR में दो चीजें आती है, एक तो CRR आता है, एक SLR आता है। अब ये SLR क्या है, ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी वैधानिक तरलता अनुपात। ध्यान से देखना, ये वैधानिक तरलता अनुपात है। क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात। ध्यान से देखना क्या क्या बोल रहा हूं मैं, वैधानिक तरलता अनुपात, अनुपात, ठीक है ना। और ये था वैधानिक आरक्षित अनुपात या वैधानिक संरक्षित अनुपात, और ये था नकद आरक्षण अनुपात या नकद संरक्षण अनुपात, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बना 1 में LRR, यानी अगर मैं देखूं तो ये भी बन सकता है 1 में CRR प्लस SLR, है ना। अब कई बुकों में क्या है जिसमें SLR मतलब क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, तो फॉर्मूला क्या बन जाता, सिर्फ SLR नहीं तो फिर अपना CRR हो जाएगा। तो बन यही रहा है, मतलब मेन फॉर्मूला का ये, अगर पेपर में 1 में LRR आ गया ना तो ये मत बोलना मेन नहीं पता, मेन ये है। देखा जाए तो 1 में CRR प्लस SLR हो सकता है। SLR गिवन नहीं है मान लो क्वेश्चन में, तो 1 में CRR बन जाएगा वो फॉर्मूला। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। प्रॉपर करा रहा हूं, कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ऐसे फिर मुद्रा शाख का निर्माण, क्या लिखा हुआ है, मुद्रा शाख का निर्माण, जिसको हम जमा सृजन भी बोलते हैं, यानी सृजन मतलब उसको क्रिएट करने की कोशिश करें। तो क्रिएट कैसे होता है, सबसे पहले हमें इनिशियल डिपॉजिट लेना होता है। इनिशियल डिपॉजिट मतलब होता है प्रारंभिक जमा मैंने लिया और उसमें शाख गुणक की मल्टीप्लाई कर दो। प्रारंभिक जमा लेकर के शाख गुणक की मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब प्रारंभिक जमा में शाख गुणक क्या है, 1 में LRR है, तो उसकी यूज कर लो। क्लियर है ना, ये कर सकते हो। और अगर SLR नहीं दिया तो 1 में CRR ही बन जाएगा। बात समझ आ गया ना, और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर पेपर में अगर आपसे पूछे शाख गुणक तो ये लिखोगे, शाख निर्माण जमा सृजन की बात कर रहा है या मुद्रा सृजन की बात कर रहा है, गुणक की जगह सृजन लग जाएगा, तो आप बोलोगे ये क्या होता है, प्रारंभिक जमा और शाख गुणक के गुणक की बात करता है। प्रारंभिक जमा और शाख गुणक के गुणनखंड, यानी गुणनखंड मतलब इनके मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा ये। तो आप इसकी डेफिनेशन इससे लिख सकते हो कि इन दोनों के गुणनखंड यानी गुणा को क्या कहते हैं, ये कहते हैं जमा सृजन या मुद्रा निर्माण, शाख निर्माण या मुद्रा सृजन, शाख सृजन, जो मर्जी बोलो, निर्माण सृजन एक ही होता है, ठीक है ना। और फिर मैंने कहा अगर आपसे पेपर में पूछे शुद्ध या निवल, शुद्ध निवल एक ही होता है। ये हमने राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, क्योंकि मैंने वो पहले ही करा दिया था जब कोर्स आया भी नहीं था कि हमें ये करना नहीं करना, तो ऑलरेडी डन हो गए थे चैप्टर हमारे, ठीक है ना। तो शुद्ध निवल एक ही होता है। तो शुद्ध शाख सृजन या शाख निर्माण अगर आपसे कोई पूछेगा तो शुद्ध कितना हुआ, मैं बोलूंगा देखो भाई टोटल जमा सृजन कितना हुआ ये बताओ पहले। मान लो आपके पास इनिशियल थे 10,000 रुपए, आपने उससे बना दिए 30,000 रुपए, कितना बना दिए 30,000 रुपए। तो उसका मतलब ये बताओ सबसे पहले जमा सृजन कितना हुआ, टोटल जमा कितना हो गया, मैंने कहा 30 हो गया, उसमें से प्रारंभिक वाला हटा लो 10, तो कितना बनाया आपने 20, तो 20 आपने बनाया, उसको कहते हैं शुद्ध। आपने कितना निर्माण किया, तो आपने शुद्ध निर्माण किया 20,000 का। समझ में आ गया। दोबारा दे रहा हूं मैं एग्जांपल, देखो मान लो, दोबारा बोल रहा हूं 10,000 मान लो आपके पास इनिशियल डिपॉजिट थे, नहीं प्रारंभिक, उसको शाख गुणक से मल्टीप्लाई कर करके आपने पूरी कोशिश कर दी। उसके बाद आपने जब पूरा अपना एफर्ट लगाया तो आपने उससे मनी क्रिएट करा, कितना टोटल मिला के 30,000 आपने पूरे कमाया। तो टोटल हो गया 30,000। ग्रॉस बोलेगा तो ये वाला होता है, ये वाला, ये ग्रॉस है, सारा टोटल है। तो सकल हमारा ये था, सकल में से उसने बोला क्या घटा दो, जो आपने इनिशियली पैसा खुद का लगाया था ना, जो डिपॉजिट आई थी लोगों की, वो जब वो लगाया था, इन्वेस्ट किया था, तो मैंने कहा वो तो 10,000 था मेरे पे, तो 10,000 हटा दो, तो कितना कमाया आपने, कितना बनाया आपने मनी को, तो मैंने कहा 20,000 बनाया, तो 20,000 होता है निवल।
क्लियर हो गया? यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। और देखो ये जो तीन टर्म्स है ना, इन तीनों टर्म्स की डेफिनेशन वैसे पूछना नहीं चाहिए पेपर में, बट दिक्कत है फिर दोबारा ये यहां भी देखो आ रहे हैं। अब यहां आ रहे हैं तो बच्चों को जब तक LRR नहीं पता होगा, CRR नहीं पता, SLR, तो कैसे पता चलेगा? तो ये बता देता हूं मैं इन तीनों की डेफिनेशन आपको, इसके बाद ही बता देता हूं, ठीक है। और फिर वो जो फिर जो क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, कंप्लीट मतलब क्रिएशन कैसा होता है, पूरी कहानी समझाता हूं आपको होता क्या है, ठीक है ना। फिर खत्म करते हैं, चैप्टर ही खत्म हो गया फिर तो अभी। तो आगे बढ़िए, फटाफट से इन तीन डेफिनेशन को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये जो तीन डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा मैं डीप में नहीं जाना, मतलब ऐसे ये नहीं सिखाऊंगा इसे कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जरूरत भी नहीं है मैं, ठीक है ना। हम तीनों डेफिनेशन जरूर पढ़ेंगे बट, ठीक है। तो नकद आरक्षित अनुपात की बात कर लेते हैं पहले, जिसको हम CRR कहते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशियो। आरक्षित बोलो या संरक्षित बोलो चल जाएगा, ठीक है ना। इससे अभिप्राय बैंकों की कुल जमाओं के उस न्यूनतम अनुपात से है, यानी ये उसको मैंने कहा था ना, हर बैंक को अपनी दैनिक जमाओं का, यानी हर दिन की जो जमाएं होती है उसका कुछ परसेंटेज किसको देना होता है, RBI यानी रिजर्व बैंक को देना होता है, वो यही है, ठीक है। नकद आरक्षित अनुपात बस लिखवा दिया कि इससे अभिप्राय बैंकों की उन जमाओं से है दैनिक आधार पर, जिसे मतलब उस जमाओं के उन न्यूनतम अनुपात से है जिसे उसको कहां देना पड़ता है, केंद्रीय बैंक को देना पड़ता है। यानी जो भी दिन भर में जमा हो रही है ना, उसको कुछ परसेंटेज काट करके, अब वो परसेंटेज क्या है, ठीक है, वो मैं आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, जो कि आज के टाइम पे चल रही है, लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, वो जरूर लिखवाऊंगा मैं, ठीक है ना, जनरल नॉलेज पर्पस के लिए। तो वो उस परसेंटेज, यानी मान लो अगर 4% है तो 4% वहां पे लगेगा, और वो रेट जितना भी टोटल आज दिन, मान लो दिन भर में मान लो 1500 करोड़ रुपए जमा हुए, तो उसका 4% जो है किसको देना पड़ेगा, केंद्रीय बैंक को देना पड़ जाता है। कौन देगा, वाणिज्य बैंक। तो इससे अभिप्राय बैंकों की उन कुल जमाओं के उस न्यूनतम अनुपात से है जो उसे केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है, उसे कहते हैं नकद आरक्षित कोष, नकद आरक्षित अनुपात या नकद संरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात या नकद संरक्षित अनुपात, ठीक है ना। उसके अलावा वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, देखो यहाँ पे तरलता है, यहाँ आरक्षित है, ये भी याद रखना, पता चला आप सेम समझ रहे हो, ठीक है, अलग है। वैधानिक तरलता अनुपात में क्या बोला मैंने, इससे अभिप्राय वाणिज्य बैंकों की तरल परिसंपत्तियों से, तरल परिसंपत्तियां क्या होती है, लिक्विड एसेट्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड एसेट्स की बात कर रहा है, यानी वो परिसंपत्तियां जो कि तरल फॉर्म में है, तरल फॉर्म मतलब जिनको इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्ड किया जा सकता है। जैसे नकद यानी कैश, कैश हमेशा लिक्विड में होता है, आसानी से तुम उसमें डील कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे सोना हो गया, सोना मतलब वो नहीं, स्वर्ण, गोल्ड, तो गोल्ड में भी डील बड़े आसानी से हो जाता है, ठीक है, उसको तरल माना जाता है। तो जैसे ये इस अभिप्राय वाणिज्य बैंकों की तरल परिसंपत्तियों से है, जो उन्हें अपनी कुल जमाओं का, फिर दोबारा वही कुल जमाओं का, कैसे जमाएं, वही दैनिक आधार पर, जो दिन भर में जो भी जमा होती है उसका कुछ न्यूनतम भाग, न्यूनतम प्रतिशत क्या अपने पास रखना होता है। इस वाले में क्या था, पहले वाले में कि दैनिक जमाओं को कुछ परसेंट केंद्रीय बैंक को देना है, इसमें लिखा अपनी तरल संपत्तियों का कुछ परसेंट अपने पास ही रखना पड़ता है, कि कब जरूरत पड़ जाए भाई से कोई पैसा मांगना आ जाए कस्टमर, तो अपने पास भी तो होना चाहिए, तो इनको अपने पास भी रखना पड़ता है, वो ये है हमारा कौन सा, वैधानिक तरलता अनुपात। अब ये 19% चल रहा है, 20 चल रहा है, 21 चल रहा है, 22-23%, वो देखेंगे हम एक नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है ना। आगे वैधानिक आरक्षित अनुपात, आरक्षित बोलेगा तो देखो, वैधानिक मतलब कानूनी, तो कानूनी आरक्षित अनुपात बोल सकते हो, वैसे वैसे वैधानिक नाम सही रहता है। वैधानिक आरक्षित अनुपात यानी लीगल रिजर्व रेशियो, ये था कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और ये हमारा लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। इससे अभिप्राय वाणिज्य बैंकों के पास, कमर्शियल बैंक के पास कुल जमा के उस कानूनी या फिर वैधानिक न्यूनतम अंश से है, जो उसे रखना पड़ता है, जो उसे रखना पड़ता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना आगे, जो उसे रखना पड़ता है। तो इससे अभिप्राय, या फिर इतना भी लिखोगे चल जाएगा, इससे अभिप्राय वाणिज्य बैंकों के पास कुल जमा के कानूनी ऑब्लिक वैधानिक, ठीक है, न्यूनतम अंश से है, जो वाणिज्य के बैंक के पास जो भी टोटल जमा है ना, उसका कुछ जो जो लीगल रेशियो बताया है उसके ऊपर लगाने के लिए, या फिर जो स्टैट्यूटरी जो रेशियो बताया हुआ ना, स्टैट्यूटरी रेशियो बताया वो आपको लगाना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं, आपका LRR कहते हैं, ठीक है ना। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए खाली दिमाग में रहनी चाहिए चीजें। और ये ना नकद आरक्षण अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात का जोड़ होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि LRR जो होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो CRR होता है, एक SLR होता है, ठीक है ना, यानी ऊपर वाला और ये दोनों जुड़ करके ये बनेगा, क्लियर। तो ये काफी बच्चों को पता नहीं होता, आपने तीनों उतार लिए। देखो ये भी खत्म हो गया हमारा, देखो क्या खत्म किया मैंने, देखो ये पोर्शन खत्म है। अब रह गया हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन, जो इससे रिलेटेड है, ये जो हमने पढ़ा अभी पीछे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इन सबसे मिलकर के क्वेश्चन बन रहा है ना अभी, एक क्रेडिट यानी प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी जो मनी क्रिएशन की जो प्रोसेस है वो हमें समझनी है, ठीक है। उन्हीं के लिए मैं बबाल इन तीनों को समझा दे, वरना तीनों को समझने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जिस तरह से कोर्स कटा है तो ये समझने का मतलब नहीं बनता। बट पंगा क्या हो गया कि हमें समझना पड़ रहा है,
क्योंकि हमें ताकि हम वो समझ में आ जाए क्या चीज़ है, ये जमा क्या हो रहा है। ये आप मुझसे बार बार पूछते हो ना कि पहले ये बताओ भैया ये नकद नकद आरक्षण अनुपात बीच में आ रहा है, सीआरआर है क्या, तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर अब बीच में अगर एसएलआर आ जाता तो आप बोलते भाई एसएलआर क्या है, तो वही बता दिया। एलआरआर कुछ कुछ टीचर एलआरआर भी बता देते जो अच्छे लेवल पर पढ़ाते हैं ना, वो मैंने देखा है बहुत सारे ट्यूशन टीचर जो एलआरआर की बात करते हैं, तो एलआरआर जो बताते हैं अच्छी बात है, ठीक है, पता होना चाहिए एलआरआर के बारे में। तो जो इनकी बात करते हैं तो मैंने ये आपको बता दिया पहली, ठीक है। अब मैं वो प्रोसेस अगर मैं करवाऊँ तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट एक प्रोसेस मैं तीसरे पार्ट में कराऊंगा क्योंकि मैं थक चुका हूँ पूरी तरह से, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 3 बनाऊंगा जिसमें सिर्फ प्रोसेस होगी, प्रोसेस जैसे 10 मिनट या 8 मिनट की होगी, हाँ इतना ही हो सकता है मेरे हिसाब से, तो ठीक है देखेंगे। उसके अलावा लेंथ अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है ना। तो तीसरा पार्ट बनाते, वैसे पूरा चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, बस वो प्रोसेस अब लिखनी रह गई है कि प्रोसेस कैसे होती है, उसमें इन सभी का यूज होने वाला थोड़ा थोड़ा जो जो आएगा, एलआरआर सीआरआर इन टाइप की चीजों का मैं यूज करूंगा, और उसके बाद वो क्वेश्चन को हम खत्म करके इस चैप्टर को भी विदा कर देंगे। क्लियर। तो उसके बाद अब इसके बाद हम चैप्टर की बात करेंगे ना इस वाली बुक के अंदर, वो हम करेंगे भुगतान शेष। क्या पढ़ेंगे? भुगतान शेष पढ़ेंगे। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज पढ़ाऊंगा आपको बार, उसके बाद मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो गवर्नमेंट बजट पढ़ाऊंगा, और आपका पहले टर्म का कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।